तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का नया चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही लिया गया है। तो इससे मतलब ये निकलता है कि भाई ये चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक समझेंगे सबसे पहले, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युतिकी, उसका क्या मतलब होता है, वहाँ से फिर अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप इसके सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आप नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझने में ध्यान देंगे। ठीक है, और अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं फिर आप साथ साथ नोट्स लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा अपन समझेंगे स्थिर विद्युतिकी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपना, कौन सा चैप्टर, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश यानी चार्ज, और स्टैटिक मतलब स्थिर। ठीक है, तो हमेशा अपन स्थिर विद्युतिकी में और इस चैप्टर में स्थिर आवेश की बात करेंगे, यानी कि आवेश कहीं एक जगह स्थिर रहेगा, कहीं मूवमेंट उस आवेश का नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं स्थिर विद्युतिकी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा, स्थिर विद्युतिकी क्या होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर पे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, विद्युत आवेश को कवर करेंगे। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र को कवर करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें, तो सब कुछ अपन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में विद्युत आवेश के सब कुछ सारे गुणधर्म, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, सब कुछ अपन देखेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक लेते हैं, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह वस्तु या पदार्थ किसी अन्य वस्तु या पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। ठीक है, आपने छोटी क्लास में एक एग्जाम्पल देखा होगा, प्रैक्टिकल किया भी होगा, नहीं तो पढ़ा तो ज़रूर है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते थे कि एक छड़ लेते थे या एक पेन भी मान लो, पेन अपन क्या करते थे, बालों पे रगड़ते थे, और फिर अपन क्या करते थे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो कागज़ के टुकड़े इसके चिपक जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको अपने जब बालों से रगड़ा तो इसके पास वो गुण आ गया। ठीक है, जिससे वो दूसरे पदार्थ को क्या करता है, या दूसरे पदार्थ पर अपन क्या कह सकते हैं कि दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, यानी कि दूसरे पे बल अनुभव कराता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही था कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, यानी कि विद्युत आवेश एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है, जैसे द्रव्यमान है वैसे ही, जिसकी उपस्थिति में अगर वो उस वस्तु के पास है तो उस वस्तु पर मतलब वो वस्तु किसी दूसरी पर बल अनुभव कराता है। ठीक है, अगर उपस्थित नहीं है तो कोई बल अनुभव नहीं होगा, जैसा कि अपन बिना बालों के रगड़े इस छड़ को पास ले जाएं तो वो कागज़ के टुकड़े इसके नहीं चिपकेंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी बताया ये भी समझ में आ गया होगा, जो कि छोटी क्लासों में अपन पढ़ चुके थे। तो विद्युत आवेश अपन देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो टाइप के होते हैं, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब ये इनकी परिभाषाएं अपन थोड़ा आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अब अपन देख लेते हैं इनकी परिभाषाओं से पहले कि विद्युत आवेश में और क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलाम, जिसे सी से डिनोट करते हैं, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट यही है। इसके बाद माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम,
ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड यही है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसी में चेंज करके करना है। जैसा कि अपन आगे क्वेश्चन भी देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ये एक अदिश राशि है, सीधी सी बात है। अदिश और सदिश में आपको पता ही होगा क्या होता है। सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण व दिशा दोनों होती है। तो यहाँ अपन सिर्फ परिमाण की बात करते हैं आवेश में, कोई दिशा नहीं होती इसकी, इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, और ये रिलेशन मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ाया था। आवेश इज इक्वल टू धारा इनटू समय, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अपन आवेश को Q से लिख देते हैं, इज इक्वल टू धारा को I से इंटू T। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये मैंने बता ही दिया आपको। I धारा है जिसे अपन किस में नापते थे, एम्पियर में, और Q आवेश है जिसे अपन किस में नापते हैं, कूलाम में, अभी पढ़ा था। और ये उस लेक्चर में, उस चैप्टर में पढ़ा था। और T समय है जिसे सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब इस फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए और कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में तो आप कर पाएँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है, 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा से सीधा, कि अपने को क्या दे दिया, आवेश का मान दे दिया और समय की वैल्यू दे दी। पूछा क्या है, धारा यानी करंट पूछी है। तो ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अप्लाई कर देते हैं, इसमें अपन वैल्यू जो अपने को दे रखी है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से I इज इक्वल टू Q के भाग में दे देते हैं T को, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ Q अपने को दे रखा है 4 कूलाम और T दे रखा है 2 कूलाम। भाग दे देते हैं 4/2, 2 एम्पियर, क्योंकि धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में, इसलिए 2 एम्पियर, जिसे एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, यूट्यूब पे अर्जुन क्लासेस। तो इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र मैंने 11th में पढ़ाया था आपको कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। विमीय सूत्र के लिए अपने को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए होता है और कुछ भी नहीं, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूले में अपने को क्या करना होता है, उसकी जो मूलभूत इकाइयाँ होती है, मूलभूत राशियाँ, ठीक है, उनको अंदर रखना होता है और वो अपने को क्या दे देगा, विमीय सूत्र। ठीक है, तो इनमें I विद्युत धारा मूलभूत इकाई थी। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने 11th में पढ़ाया था, मात्रक मापन एवं विमा में। ठीक है, और समय ये भी मूलभूत है, तो दोनों मूलभूत है। धारा को किस में नापते हैं, A में, एम्पियर में, और समय को T में। ठीक है, तो A1 T1, ये इसका हो गया विमीय सूत्र। और विमीय सूत्र को हमेशा किस में, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कि आवेश क्या होता है, इसकी मतलब जो बातें अपने को याद रखनी थी वो अपन ने देख ली। अब देखते हैं आवेश कैसे उत्पन्न होता होगा। ठीक है, आवेश कैसे न कैसे तो उत्पन्न होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था वो बालों में रगड़ने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही किन किन विधियों से आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहली वही विधि है जो मैंने अभी बताई थी, बालों वाली, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किन्हीं दो वस्तुओं को अपन क्या करेंगे, घर्षित, ठीक है, आपस में रगड़ेंगे, रब करेंगे। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं। ठीक है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोनों। ठीक, इसमें मेन बात, अब ये तो हर किसी को याद रह जाएगा कि भाई इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और वो आवेशित हो जाती है। लेकिन एग्जाम में ये ऐसी बातें पूछी जाती है कि अलग अलग प्रकृति का, यानी एक पे प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस आएगा। प्रकृति से यहाँ मतलब ये है, प्लस या माइनस आवेश। ठीक है, और समान परिमाण, परिमाण मतलब उस पर वैल्यू कितनी, यानी कितना कूलाम आवेश आएगा, वो हमेशा समान आएगा, लेकिन आएगा अलग अलग प्रकृति का, एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं
किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पे ऋणात्मक, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस पदार्थ के प्रॉपर्टी क्या है, उस पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ कठोर है, नरम है, इन बातों पे। ठीक है, यानी उसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पे डिपेंड करेगा। अब ये एक थोड़ा आप याद भी रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ, इसलिए आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, ठीक है, एक कांच की छड़ लेते हैं और एक रेशम के कपड़े को लेते हैं, उन दोनों को अगर रब किया जाए या आपस में रगड़ा जाए तो किस पे धनावेश आएगा, किस पे ऋणावेश, ये प्रैक्टिकल द्वारा देखा गया और आपको याद रखना है कि कांच की छड़ पर क्या आता है, धनावेश, और रेशम के कपड़े पर आता है ऋणावेश। ठीक है, अब ये होगी पहली विधि घर्षण द्वारा, यानी कि दो वस्तुओं को अपन घर्षित करेंगे, अपना क्या हो जाएगी, दोनों वस्तुएं आवेशित, जिनमें दोनों पे विपरीत प्रकृति का और समान परिमाण का आवेश आ जाएगा। ये इतनी बातें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी कि चालन द्वारा आवेशित कैसे कर सकते हैं कोई वस्तु को। आवेशन की इस विधि में किसी एक वस्तु यानी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये आवेशित है और ये अनावेशित है, यानी इस पे आवेश है इस पे और इस पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को टच करूँगा। ठीक है, आपस में टच करूँगा, तो चालन द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो यहाँ से चल के यहाँ चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आवेशित हो जाएगी। तो ऐसे इसको क्या कर सकते हैं अपन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको सीधा याद ही रखना है कि चालन द्वारा, बस ये परिभाषा ही, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये बिना स्पर्श कराए ले जाते हैं, क्योंकि स्पर्श करा दिया तो ये तो हो जाएगा चालन द्वारा। इसमें क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं और उसको स्पर्श नहीं कराए। ठीक है, तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ। देखो कि अपने पास कोई अनावेशित वस्तु है जिस पे कोई आवेश नहीं है। एक बात आपको ये भी बता देता हूँ, आवेश नहीं है का मतलब आपको पता समझ में आया कि आवेश नहीं है का मतलब क्या होता है। जैसे कोई अपने पास वस्तु है, इस पे आवेश नहीं है, यानी कि उदासीन है। उदासीन वस्तु कब होती है, जब यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा याद रखने के लिए, मतलब समझने के लिए कि साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बातें समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, कोई वस्तु पे आवेश नहीं है, इसका मतलब ये होता है हमेशा कि वो उदासीन है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है। क्योंकि कोई वस्तु है तो उस पर इलेक्ट्रॉन तो है, सीधी सी बात, चार्ज तो है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं, इसलिए वो उदासीन कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस से, ये प्लस ये माइनस ये प्लस से, कुल मिला के ये उदासीन हो जाएगी, टोटल आवेश 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अनावेशित वस्तु कैसे है, तो ऐसी कोई अनावेशित वस्तु अपने को चार्ज करनी है ये। ठीक है, यानी कि या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना या नेगेटिव, तो अपन क्या करेंगे, कोई आवेशित वस्तु ले जाएंगे जिस पे ऑलरेडी आवेश है, उसको ले जाएंगे। तो ये प्रेरण का नियम कहता है कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास अगर ले जाते हैं तो उसकी पास वाली सतह, ये इसके पास वाली सतह, तो पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, जो चार्ज ले जाएंगे, जैसे अपन यहाँ पॉजिटिव ले जा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, उसकी दूर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसा ले गए वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब घर्षण में अपन ने क्या देखा था, जितना आवेश पहली वस्तु पर, मतलब दोनों वस्तुओं पे समान आवेश वितरित होता है। ठीक है, प्रकृति भले ही चेंज हो लेकिन समान आवेश वितरित होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मान लो यहाँ Q आवेश था तो यहाँ Q डैश आवेश आएगा,
और Q डैश दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, यानी कि जितना लेंगे उतना आवेश तो वहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये बात आपको इतनी याद रखनी थी प्रेरण द्वारा आवेशन में। तो आवेशन की तीनों विधियाँ बता दी गई है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखें। अब एक प्रेरण में एक एग्जाम्पल बनता है अच्छा, जो कि बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। एक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई एक गोला दे दिया, उसको प्रेरण द्वारा आवेशित करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि क्या है। ठीक है, तो इसको 4 स्टेप में इसको अपन आवेशित करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टेप है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे अपन कर सकते हैं इसको। देखो, मान लो अपने को गोले को क्या करना है, धनावेशित करना है, यानी कि गोले पर पॉजिटिव चार्ज अपने को लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेश यानी ऋणावेशित वस्तु को मतलब गोले के पास लाएंगे। ठीक है, जो गोले पे अपन को जो आवेश लाना है, अगर धनावेशित करना है तो नेगेटिव आवेश का कोई छड़ लाएंगे, और ऋणावेशित करना है तो पॉजिटिव आवेश की कोई छड़ लाएंगे। ठीक है, तो अपन जैसा फर्स्ट स्टेप में कहा है वैसा वैसा कर देते हैं। एक ये अपने पास क्या है, अनावेशित गोला है जिसे धनावेशित करना है, तो अपन विपरीत आवेश का लाएंगे यानी कि ऋणावेशित छड़ पास में लाएंगे। ठीक है, स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, अब देखो ये चीज़ क्या है, अनावेशित के पास आवेशित लाना, मतलब अब प्रेरण का रूल लगेगा। प्रेरण के अनुसार क्या है कि उसकी पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और उसके दूर वाली पे वैसा वैसा आवेश आ जाएगा। तो पास वाली सतह ये है, तो इस पर अपन नेगेटिव लाए थे, तो विपरीत आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब देखो अपने को गोले पे चूँकि सिर्फ धनावेश चाहिए। ठीक है, क्योंकि और यहाँ क्या आ गया, दोनों, अगर अपन इस छड़ को दूर ले जाएंगे तो ये तो वापस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को कैसे ही करके इन नेगेटिव को हटा लेना है और सिर्फ पॉजिटिव को रखना है। तो अपन क्या करेंगे, गोले को एक तरफ से, जिस तरफ नेगेटिव है उस तरफ से भू संपर्कित करेंगे। भू संपर्कित का मतलब पता आप क्या होता है, भू संपर्कित मतलब ये होता है किसी आवेशित वस्तु है, ठीक है, उसको किसी चालक द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का वोल्टेज 0 होता है, ये बात ध्यान रखनी, पृथ्वी का वोल्टेज 0 होता है, तो जितना आवेश होता है वो पूरा आवेश पृथ्वी खींच लेती है। ठीक है, तो नेगेटिव आवेश पृथ्वी पे चला गया और पॉजिटिव आवेश अपने पास दूसरी साइड बच गया, जो कि ये वस्तु अपन हटाएंगे तो इस पे रह जाएगा। तो अपन अब क्या कर लेते हैं, ये तो स्टेप था भू संपर्कित करने वाला, अब भू संपर्कित भी हटा लेते हैं और इस वस्तु को भी दूर ले जाते हैं। तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, ये गोला बच गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये गोला ऐसे अपन धनावेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स आप ध्यान रखें, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश के प्रकार तो मैं बता ही चुका हूँ, धनावेश और ऋणावेश, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रकार तो मैं बता ही चुका हूँ, धनावेश और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन परिभाषा नहीं बताई थी। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको परिभाषा। किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। सामान्य अवस्था क्या होती है किसी पदार्थ की, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सामान्य अवस्था मतलब उदासीन अवस्था, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बराबर हो, वो होती है किसी वस्तु की सामान्य अवस्था। अब सामान्य अवस्था में मान लो मेरे पास प्लस 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 3 प्लस है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी आवेश कितना भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि क्योंकि उदासीन है तो प्लस और माइनस होंगे तो बराबर। ठीक है, तो मैंने मान लिया 3 ही प्लस है और 3 ही माइनस है। अब मैं मान लो नेगेटिव आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, इनको भेज देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वस्तु थी, पॉजिटिव तो वैसा का वैसा है, नेगेटिव ये है,
ठीक है। तो अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, फाइनली क्या बच गया? पॉजिटिव आवेश। ठीक है, तो उस वस्तु पे क्या बच गया? पॉजिटिव। तो यही इसका कहने का मतलब है कि किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। यहाँ अपन ने इलेक्ट्रॉन एक भगा दिया था, तो यहाँ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो फाइनली अपने पास क्या हो गया? इस पर पॉजिटिव आवेश। वैसे इसका उल्टा यहाँ है, नेगेटिव में क्या होता है? किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब इसको अपन ऐसे समझेंगे कि ये कोई वस्तु थी जिस पे 3 पॉजिटिव आवेश थे, 3 ही नेगेटिव आवेश थे। अब मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को ले आता हूँ एक और, यहाँ मैं एक और इलेक्ट्रॉन ले आया, यानी नेगेटिव आवेश ले आया। तो ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, फाइनल क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऋणावेश है इस वस्तु पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश के प्रकार। अब ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सजातीय यानी कि समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। अगर पॉजिटिव को अपन पॉजिटिव के पास लाएंगे तो हमेशा ये दूर की तरफ जाएंगे, यानी कि सेम में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, तो सजातीय यानी समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण तथा विजातीय यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। टाइप्स अपन ने देख लिए, कैसे उत्पन्न होता है देख लिए, और कुछ जो पहले अपन ने शुरू में देखा आवेश क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देख ली। अब देखते हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, ये क्या क्या गुण रखते हैं। ठीक है, तो पहला है आवेशों की योज्यता, यानी कि आवेशों को जोड़ा कैसे जाता है। तो आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय जहाँ भी वर्ड आया आपको मतलब समझ लेना चाहिए हमेशा कि बीजगणितीय का मतलब कि चिन्ह के साथ अपन जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे +2 है और -2 है तो अपन जोड़ेंगे कैसे? +2 प्लस -2 यानी कि +2 -2 यानी 0। तो चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, चिन्ह का साथ में लेते हुए जोड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय योग। तो कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि आवेशों की योज्यता में अपन क्या करते हैं, अगर माइनस आवेश है तो माइनस आवेश लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। अब इसको अपन एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकूलाम +2 माइक्रोकूलाम +4 माइक्रोकूलाम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। कुल आवेश मतलब योग पूछा है। ठीक है, यानी योज्यता। योज्यता अपन कैसे करते हैं? सीधा सीधा चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुल आवेश Q मैंने मान लिया Q है कुल आवेश इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलाम। पहला आवेश क्या दे रखा? -2 माइक्रोकूलाम, तो -2 माइक्रोकूलाम। फिर क्या होगा? प्लस, फिर क्या दे रखा? +2 माइक्रोकूलाम, +2 माइक्रोकूलाम, फिर प्लस कर दूंगा कौन सा? +4 माइक्रोकूलाम। तो ये अपने पास आ जाएगा -2 +2 और +4। तो ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या? +4 माइक्रोकूलाम। ये है उस निकाय पे टोटल आवेश। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं आवेश संरक्षण। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आवेश संरक्षण। अब संरक्षण से तो आप वाकिफ भी होंगे कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने ऊर्जा संरक्षण ये 11th में या छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। तो संरक्षण का मतलब ये होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था जैसे
कि आवेश कैसे उत्पन्न करते थे, तो अपन जैसे चालन की बात करते हैं तो दो वस्तुएं थी अपने पास, ये वस्तु है और ये वस्तु है। इनको अपन क्या करते थे, टच करते थे, तो एक का आवेश दूसरे पे चल जाता था। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न तो नहीं कर सकते लेकिन इसका आवेश उसमें ले जा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही उसको नष्ट कर सकते, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में सीधा पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश हमेशा, ये जो E है ये प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम आवेश है जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, प्रकृति में न्यूनतम आवेश इतना होता है। ठीक है, अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं, यानी कि इस वैल्यू के आगे, ये वैल्यू क्या 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, कूलाम। इस पे अगर मैं आगे माइनस लगा दूं तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन E माइनस का आवेश, और अगर मैं इस पे प्लस लगा दूं तो ये हो जाता है प्रोटॉन का आवेश। क्या होता है, प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो ये मिनिमम आवेश होता है E, जिसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का इस मतलब क्वांटीकरण का, ये तो मैंने बताया E का मतलब। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाओ। अब अपन देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है, हमेशा इस E यानी कि जो न्यूनतम आवेश प्रकृति में संभव है इसका पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, पूर्ण गुणक का मतलब Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है NE, जहाँ N क्या है, पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब ये कि Q हमेशा पूर्णांक में ही होगा, जैसे 2E 3E, ऐसे कभी भी नहीं होगा 3/2E, यानी कि आवेश को ऐसे विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश हमेशा पूर्ण गुणक में ही होता है। इसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखें। एक बार फिर बता देता हूँ, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि 1/2E, E/2, E/3 ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा ऐसे ही होगा 4E, 8E, क्या 5E, कुछ भी ऐसा जो आगे पूर्णांक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखे हैं, ऑप्शन। तो ऑप्शन देखते ही अपने को समझ जाना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, आवेश के क्वांटमीकरण से। तो मैंने बताया कि आवेश को अपन ऐसे विभाजित नहीं कर सकते, वो हमेशा पूर्णांक में ही होता है। तो पूर्णांक का एक ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वो अपने को निकालना है। तो अपने को कुछ भी नहीं, Q इज इक्वल टू NE अपने को पता है, वहीं से सब कुछ निकल जाएगा। Q दे रखा है एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पूछे हैं N, यानी कि N पूछा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है, अभी मैंने बताया था -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है। ठीक है, तो अपन Q इज इक्वल टू NE ये जानते हैं, निकालना क्या है N, तो E का भाग दे देंगे Q में, तो N इज इक्वल टू Q/E। अब Q का मान 1 कूलाम, तो रख दिया 1 कूलाम, बट्टा E का मान 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया, यानी कि जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी यूनिट लेस, क्योंकि यूनिट जो नीचे थी वो भी वही ऊपर थी, कट गई। क्या आएगा, यूनिट लेस। यूनिट लेस मतलब कोई संख्या आ रही, संख्या हमेशा यूनिट लेस ही होती है।
ठीक है, तो यानी कि आंसर तो सही आने वाला। ठीक है, तो अब इसका ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 10 की पावर -19 था, ऊपर जाएगा +19। अब +19 को मैं 10 × +18 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10 बटा ये जो था वो लिख दिया 1.67 × 10 की पावर 18। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, n = 6.25 × 10 की पावर 18। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी संख्या होती है, कोई नॉर्मल नहीं होता, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी वस्तु पर 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन तथा 10 की पावर 5 पॉजिट्रॉन आवेश है, तो वस्तु पर कुल आवेश बताओ। E+ और E- का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी यहाँ फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या दिया है कि 10 की घात 13 और 10 की घात 5 ये अपने को आवेश दे रखे हैं। ये 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन और ये है 10 की घात 5 E+। ठीक है, तो अपने क्या पूछा है, कुल आवेश। ठीक है, तो Q = N अपन जानते हैं, N ये दे रखे हैं और E का मान अपने को पता है, तो दोनों के लिए Q निकालेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आई कहानी। तो सबसे पहले जोड़ते हैं वस्तु पर कुल ऋणावेश, यहाँ E- है तो अपने पास क्या आएगा, नेगेटिव आवेश। ठीक है, तो वस्तु पर कुल ऋणावेश Q मान लिया मैंने, Q E- = Ne। अब यहाँ E क्या है, E- यानी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.67 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो ये गुणा कर लेंगे, अपने पास ये आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव आवेश की। ऐसे ही अपन पॉजिटिव का निकालेंगे, तो पॉजिटिव में Q = Ne लगाएंगे, यहाँ पॉजिट्रॉन है तो प्लस ई में हमेशा मतलब चार्ज क्या होता है 1.67 × 10 की पावर -19, 10 की पावर 5 ये n दे रखा है इसके लिए। ठीक है, तो ये आ गया टोटल धनावेश। ठीक है, अब धनावेश भी अपने पास है, ऋणावेश भी है, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि कुल आवेश पूछा है। ठीक है, तो जोड़ देंगे, तो कुल आवेश क्या होगा, QE+ + QE-, ये जोड़ देंगे प्लस ये, फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, 1.67। ये कॉमन आ जाएगा, आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो कैलकुलेशन आप करें जल्दी से खुद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है और नेक्स्ट एंड लास्ट आज की क्लास का। एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी कि 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, उदासीन अवस्था से अधिकता। ठीक है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अपने को n दे दिया, तो अपने को पूछा क्या है, कितना आवेश होगा और उसकी प्रकृति बतानी है। तो क्या दिया अपने को, n = 4000, क्यों पूछा है और क्या है 4000 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है ये होता है, तो 4000 में कितना होगा, 4000 × ये, तो ये आ गया अपने पास टोटल आवेश। अब ये टोटल आवेश क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो प्रकृति अपने को सीधी सी बात है, नेगेटिव है तो प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं, जो कि आप आसानी से हिंदी भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कूलाम का नियम और भी कुछ टॉपिक जो भी देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और अगर इस चैप्टर के नोट्स आपको लेने हैं, और भी इस चैप्टर या दूसरे चैप्टर खूब सारे नोट्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं, तो आप वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।